तो भाई आज की स्मैकडाउन से पता चल रहा था कि बेचारे रैंडी ऑर्टन के दिन कितने खराब चल रहे हैं। अभी उन्हें फ्यूड के नाम पर तो वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा है और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां एलिमिनेशन चेंबर के लिए अब और भी पार्टिसिपेंट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई सबसे पहले स्मैकडाउन की शुरुआत कोडी रोड्स के साथ होती है, जिन्होंने लास्ट स्मैकडाउन में एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभी यहाँ शायद वो उसी की बात करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ बोलने दिया जाता नहीं है क्योंकि जेकब फाटू उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। यहाँ उनका कहना था कि भाई अगर लास्ट वीक स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट नहीं करते तो वो आज क्वालिफाई कर जाते एलिमिनेशन चेंबर के लिए, और वहाँ कोडी रोड्स के कोई चांसेस थे नहीं जीतने के। यहाँ इसके बाद वो कहते हैं कि भाई आज मैं तुझसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ड्रू मैकिंटायर से बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ वो उन्हें कॉल आउट भी करते हैं, लेकिन उनकी जगह पर निक ऑल्डिस आ जाते हैं, जिनका कहना था कि ड्रू मैकिंटायर आज छुट्टी पर हैं और वो स्मैकडाउन में नहीं आने वाले। उन्होंने स्पेशली उन्हें वेकेशन पर भेजा है। यहाँ वो ऑफ़र भी करते हैं कि भाई चल आराम से ऑफिस में बात करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जो कि भाई क्राउड में ही बैठे थे और स्पेशली उन्होंने एक जगह बुक करके रखी थी आज स्मैकडाउन में आने के लिए। यहाँ वो कहते हैं कि भाई मैं चैंपियन हूँ, तूने भले ही मुझे छुट्टी दे दी है, लेकिन स्मैकडाउन को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए स्पेशल जगह बुक करके आज मैं स्मैकडाउन में आया हूँ। यहाँ वो जेकब फाटू को भी भड़काते हैं कि भाई मैं तो अब यहीं हूँ, तू भी आना चाहता है तो भाई आ जा। जिसके बाद जेकब फाटू जा भी रहे थे उन्हें मारने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी भाई रेडी ही खड़ी थी, जो कि जेकब फाटू को क्राउड में जाने ही नहीं देती। अभी वैसे बार बार पता नहीं क्यों सिक्योरिटी को बीच में लाया जाता है। इसके बाद वैसे निक ऑल्डिस जाते हैं जेकब फाटू के पास, जो कि उन्हें मना लेते हैं बैक स्टेज जाने के लिए। जेकब फाटू के जाने के बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि पूरा स्मैकडाउन का रोस्टर उनके पीछे ही पड़ा है, क्योंकि करंटली उनके पास WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। लेकिन कोडी रोड्स अभी भी वहीं थे, जो कि कहते हैं ड्रू मैकिंटायर से भाई सारे इसीलिए तेरे पीछे नहीं पड़े हैं क्योंकि तू चैंपियन है, और वो इसीलिए पीछे हैं तेरे क्योंकि तू बहुत बड़ा वाला घटिया आदमी है। इसके बाद वैसे बैक स्टेज से हमें जेकब फाटू और निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं, जहां निक ऑल्डिस कहते हैं कि भाई थोड़ा और वेट कर ले, तुझे ड्रू मैकिंटायर मिल जाएगा। लेकिन जेकब फाटू का कहना था कि वो ज़्यादा टाइम वेट नहीं करने वाले। वैसे अब देखकर लग रहा है कि शायद ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का कहीं ना कहीं मैच होने वाला है, जो कि हो सकता है भाई एलिमिनेशन चेंबर में ही हो जाए। वैसे इसके बाद निक ऑल्डिस और ड्रू मैकिंटायर भी बैक स्टेज से हमें दिखाए जाते हैं, जहां ड्रू मैकिंटायर को भगा दिया जाता है स्मैकडाउन से। इसके बाद बैक स्टेज से कार्मेलो हेस और इलिया ड्रगनॉफ भी हमें देखने को मिलते हैं, जहां कार्मेलो हेस को भाई इलिया ड्रगनॉफ बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे थे, क्योंकि आज उनका क्वालिफाइंग मैच होने वाला था एलिमिनेशन चेंबर के लिए। यहाँ वो उन्हें इतनी बुरी तरह से हाइप कर रहे थे कि तुझे रेसलमेनिया में जाना ही पड़ेगा और मेन इवेंट करना पड़ेगा रेसलमेनिया का। इसके बाद वैसे वो उन्हें ये भी बताते हैं कि रेसलमेनिया तक तेरे पास US टाइटल नहीं रहने वाला, और अभी भी उनका मैच ड्यू है, जो कि भाई लास्ट वीक भी हुआ नहीं था क्योंकि MFT ने इंटरप्ट कर दिया था। तो जब भी इनका मैच होगा कार्मेलो हेस के हाथ से टाइटल चला जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें इलिया ड्रगनॉफ और टामा टोंगा का मैच देखने को मिलता है, और टामा टोंगा को सपोर्ट करने के लिए MFT के बंदे भी आए हुए थे। अभी मैच तो ये अच्छा था, लेकिन हमें पता है कि भाई MFT के बंदे हैं तो वो चुल ज़रूर करेंगे। तो एक मोमेंट पर टांगा लोआ मैच में इंटरप्ट करते हैं, जिसके बाद इलिया ड्रगनॉफ मैच को हार जाते हैं। टामा टोंगा के साथ कुछ तो भाई प्लान करा जा रहा है, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने कार्मेलो हेस को पिन करा था और आज इलिया ड्रगनॉफ को पिन कर दिया। वैसे इसके बाद सोलो सिकोआ रिंग में आकर एक प्रोमो कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलिया ड्रगनॉफ भाई उन पर अटैक कर देते हैं। अभी ये पता नहीं उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि MFT के सारे बंदे वहीं खड़े हुए थे, जो कि इसके बाद उनकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करते हैं। यहाँ उन्हें बचाने के लिए मैट कैराडोना और अपोलो क्रूज आते तो हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। अभी पता नहीं भाई ये सब करके WWE करना क्या चाहती है। वैसे इसके बाद व्हाइट सिक्स का भी एक प्रोमो होता है, जहां अंकल हाउडी सोलो सिकोआ से कह रहे थे कि तू हमेशा फैमिली के पीछे छुपा रहता है, और अगर उनमें दम है तो वो अकेले अंकल हाउडी से भिड़ के दिखा दें। वैसे ये व्हाइट सिक्स और MFT की फ्यूड भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है, पता नहीं WWE इसे कब तक चलाने वाली है। नेक्स्ट इसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जिनसे पूछा जा रहा था एलिमिनेशन चेंबर के पार्टिसिपेंट्स के बारे में और उनके बेस्ट फ्रेंड कोडी रोड्स के बारे में भी, क्योंकि वो भी एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले हैं। लेकिन यहाँ रैंडी ऑर्टन को ज़्यादा बोलते उससे पहले ही एलिस्टर ब्लैक और ज़ेलिना वेगा यहाँ आ जाती हैं, और भाई अगेन एलिस्टर ब्लैक अपना माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई वो निक ऑल्डिस से जाकर बात करने वाले हैं और उनका मैच फिक्स कराएंगे, जो कि एलिस्टर ब्लैक के साथ ही होगा। इमेजिन करो भाई, हम सोच रहे थे कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का कुछ होगा, लेकिन WWE रैंडी ऑर्टन के साथ पता नहीं क्या ही कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलती हैं जेड कारगिल, जो कि भाई कह रही थी कि लिव मॉर्गन अपना नेक्स्ट रॉ में डिसीजन बताने वाली हैं।
तो अगर वो उन्हें चूज़ करती हैं तो रेसलमेनिया में लिव मॉर्गन हारने वाली हैं। लेकिन अगर उन्होंने उन्हें चूज़ नहीं करा तो एलिमिनेशन चेम्बर में भाई जो भी जीतेगा वो उन्हें फेस करेगा। जिसके बाद वो सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम लेकर कहती हैं कि भाई तुम लोगों में से भी जो भी जीतेगा वो रेसलमेनिया में हारने वाला है। बस फिलहाल यही प्रोमो था और 3 घंटे निकालने हैं तो भाई ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। जाते जाते वैसे जेड कारगिल का सामना शार्लेट फ्लेयर से भी हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमें वुमेन्स एलिमिनेशन चेम्बर का क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलने वाला था, जो कि नाया जैक्स, शार्लेट फ्लेयर और कियाना जेम्स के बीच में था। अभी इस मैच में कियाना जेम्स के सबसे कम चांसेस थे जीतने के, लेकिन बड़ी ही शॉकिंग विक्ट्री यहाँ उन्हीं की हो जाती है। मैच के एंड में शार्लेट फ्लेयर फिगर 8 लगा रही थी नाया जैक्स को, लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर कियाना जेम्स शार्लेट फ्लेयर को ही पिन कर देती हैं। तो भाई अब कियाना जेम्स क्वालिफाई कर गई हैं एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। नेक्स्ट मैच हमें किट विल्सन और ओवा फेमी का देखने को मिलने वाला था, लेकिन अभी किट विल्सन को नया कैरेक्टर दिया गया है जहां वो अब पोएम सुनाने लग गए हैं। तो यहाँ भी वो ओवा फेमी को पहले पोएम सुनाते हैं जहां वो उन्हें टेडी बियर बुला रहे थे, और यहाँ ओवा फेमी का रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा फ़नी सा लग रहा था। अभी यहाँ एक पोएम तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ओवा फेमी कहते हैं कि भाई चल अब दूसरी वाली पढ़। लेकिन किट विल्सन भाई दूसरी वाली पोएम बनाकर लेकर आए नहीं थे, लेकिन यहाँ वो ट्राई कर रहे थे दूसरी पोएम सुनाने की, लेकिन ओवा फेमी उन्हें पकड़कर रिंग में ले आते हैं। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है और बड़ी ही आसानी से ओवा फेमी किट विल्सन को हरा देते हैं। अभी तो बस भाई ओवा फेमी का शोकेस चल रहा है, जहाँ बस भाई उन्हें बकरे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से मिज और ओवा फेमी देखने को मिलते हैं, जहाँ मिज ओवा फेमी को पटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई ओवा फेमी को एक और बकरा मिल चुका है, क्योंकि इसके बाद वो मिज को चैलेंज कर देते हैं नेक्स्ट वीक मैच के लिए। इसके बाद बैक स्टेज से हमें आर्ट्रुथ और डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं, जिनके पीछे भाई वो मिस्ट्री बॉक्स रखा हुआ था। यहाँ आर्ट्रुथ डेमियन प्रीस्ट कह रहे थे कि भाई आज हम दोनों में से कोई एक बंदा क्वालिफाई करने वाला है एलिमिनेशन चेम्बर के लिए, लेकिन यहाँ आर्ट्रुथ को याद दिलाया जाता है कि भाई तू तो एलिमिनेशन चेम्बर के क्वालिफाइंग मैच में है भी नहीं। वैसे ये जो मिस्ट्री बॉक्स था उसको निक ऑल्डिस फिर से रॉ में भेज देते हैं। अभी बस इसकी हाइप बनाने के लिए इसे यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद भाई एक अगेन रैंडम मैच हमें देखने को मिलता है एल्वा फायर और टिफनी स्टैटन के बीच में। पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं कि चेल्सी ग्रीन भाई सच में इंजर्ड हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें कॉमेडी फैक्टर के हिसाब से यूज़ कर रही है। बाकी वैसे मैच की बात करें तो भाई ठीक ठाक सा मैच था, जिसमें टिफनी स्टैटन जीत जाती हैं। इसके बाद बैक स्टेज से हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के बीच में। अभी सैमी ज़ेन बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, क्योंकि वो मैच को हार गए थे लास्ट वीक, जहां वो क्वालिफाई कर सकते थे एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। यहाँ कोडी रोड्स दिलासा दे रहे थे सैमी ज़ेन को कि भाई इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि तू मैच को हार गया, और उन्हें बाद में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई मुझे नहीं, तुझे शर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने तो ड्रू मैकिंटायर से कोडी रोड्स को बचा लिया था, लेकिन कोडी रोड्स ने फ़ायदा उठाकर उन्हें ही पिन कर दिया। अभी कोडी रोड्स इस बात से भड़क गए थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई इसीलिए तू WWE चैंपियन नहीं है, क्योंकि तू अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाता। अभी लास्ट वीक कोडी रोड्स के पास अपॉर्चुनिटी थी तो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, और आज वो एलिमिनेशन चेम्बर में जा रहे हैं। इसके बाद कोडी रोड्स तो चले जाते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन भाई बड़े ही गुस्से में लग रहे थे। अभी स्लाइटली लग रहा है कि शायद WWE सैमी ज़ेन के कैरेक्टर में थोड़ा चेंज लेकर आ रही है। इसके बाद वैसे ट्रिक विलियम्स भी यहाँ आते हैं कोडी रोड्स के जाने के बाद, जहाँ वो कहते हैं कि भाई अगर कोडी रोड्स जैसे दोस्त हों तो दुश्मन की क्या ज़रूरत, और यहाँ सैमी ज़ेन के मज़े लिए जा रहे थे। वैसे लेटर ऑन कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन भाई आपस में सब कुछ ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें मेंस एलिमिनेशन चेम्बर का क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है ट्रिक विलियम्स, कार्मेलो हेस और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। मैच की शुरुआत में ट्रिक विलियम्स ट्राई करते हैं कि कार्मेलो हेस के साथ अलायंस बना के डेमियन प्रीस्ट पर अटैक करा जाए, लेकिन कार्मेलो हेस मना कर देते हैं। शुरुआत में डेमियन प्रीस्ट ही डोमिनेट कर रहे थे, जहां वो भाई कार्मेलो हेस को अनाउंसिंग टेबल के ऊपर भी पटकते हैं। ट्रिक विलियम्स के ऊपर भी रेजर्स एज लगाया जाता है। अभी यहाँ डेमियन प्रीस्ट बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे, तो भाई एक मूवमेंट पर ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेस एक साथ आ जाते हैं। बाकी मैच के एंड की बात करें तो कार्मेलो हेस को रेजर्स एज लगाने जा रहे थे डेमियन प्रीस्ट, लेकिन ट्रिक विलियम्स उन्हें ट्रिक शॉट लगा देते हैं, और इसी के साथ भाई अब ट्रिक विलियम्स क्वालिफाई कर गए हैं एलिमिनेशन चेम्बर के लिए, जो कि बड़ी ही ऑब्वियस सी चॉइस थे, क्योंकि उनका स्टॉक फिलहाल हाई चल रहा है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें फिर से जेड कारगिल दिखाई देती हैं, जिनकी मुलाकात भाई मिचेन और बीफैप से हो जाती है, जिन्होंने इंजरी के बाद अपना रिटर्न कर लिया है। तो यहाँ WWE फिर से कन्फ्रंटेशन दिखाना शुरू कर चुकी है मिचेन, बीफैप और जेड कारगिल का, जिसे पता नहीं कौन ही देखना चाहता है। नेक्स्ट हमें रेहा रिप्ली और जूलिया का मैच देखने को मिलता है। अभी यह मैच तो क्या ही था, यहाँ नाया जैक्स और लेस लेजेंड आकर इंटरप्ट कर देती हैं, जिसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन से मैच खत्म हो जाता है और रेहा रिप्ली पर अटैक शुरू हो जाता है। तो रेहा रिप्ली को बचाने के लिए इयो स्काई भी यहाँ आती हैं। नेक्स्ट वीक वैसे रेहा रिप्ली और इयो स्काई का मैच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स और लेस लेजेंड के साथ फिर से होने वाला है। अभी कुछ टाइम पहले भी ये मैच हुआ था, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो गया था।
इसके बाद हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक और रैंडी ऑर्टन का मैच। बात करें मैच की तो भाई इनका मैच तो हमें अच्छा देखने को मिलता है, जहां एक मूवमेंट पर दिखाया जाता है कि रैंडी ऑर्टन आरकीओ लगाने जा रहे थे, लेकिन एलिस्टर ब्लैक उन्हें डक करके बैठ जाते हैं। अब बात करें मैच के एंड की तो भाई अचानक से ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, जिन्हें निक ऑल्डिस ने पहले ही भगा दिया था। यहाँ वो एंट्री करते हैं और रैंडी ऑर्टन के ऊपर टाइटल से अटैक करते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स भी ड्रू मैकिंटायर को बजाने के लिए आते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर क्राउड से होते हुए निकल जाते हैं। अब इन सब भसड़ के चक्कर में रैंडी ऑर्टन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लैक मास्क के साथ एलिस्टर ब्लैक को विक्ट्री मिल जाती है। इसी के साथ भाई स्मैकडाउन यहाँ ऑफ एयर चली जाती है। वैसे लग नहीं रहा था कि भाई WWE रैंडी ऑर्टन को हरवा देगी। अभी रैंडी ऑर्टन के साथ भाई पता नहीं WWE करना क्या चाहती है। बताओ भाई, एलिस्टर ब्लैक के सामने उन्हें मैच हरवा दिया। एक तो वैसे ही उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आज वो मैच भी हार गए। वैसे आज की स्मैकडाउन की बात करें तो भाई पिछले कुछ टाइम से स्मैकडाउन की हालत ख़राब चल रही है और आज भी स्मैकडाउन कुछ वैसी ही थी। पता नहीं भाई WWE जानबूझकर ऐसी स्मैकडाउन बुक कर रही है या फिर उनके पास है ही नहीं कुछ अच्छा बुक करने के लिए। एक दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो भाई बाकी की स्मैकडाउन बहुत ज़्यादा बेकार ही थी। कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।